हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बिहार एईडीओ के लिए जो कल आपका फॉर्म आपका समाप्त हुआ है भरा करके आपका, इसके लिए हम लोग सेट नंबर 1 को डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, एईडीओ का काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों का डिमांड था, तो आज हम लोग एईडीओ के लिए पूरा सेट को कवर करेंगे। जो आपका बुक लॉन्च किया गया है आपका लेटेस्ट, और इसका जो वॉल्यूम 1 है उसमें आपका हिंदी का सेशन आपका कवर किया गया है, और जो आपका वॉल्यूम 2 में है ये आपका जो है जीके का है, यानी कि दोनों को अलग अलग पार्ट में लॉन्च किया गया है। जो कि आपका 100 क्वेश्चन है जिस पर कि आपका मेरिट आपका बनना है। ये जो आपका 100 क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने दरोगा भी लिख दिया है, क्योंकि अगर आप दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो एईडीओ का जो आपका सेट है आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस पूरी तरीक़ा से आपका सेम है, और क्वेश्चंस का लेवल भी दोनों का आपका सेम रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए और चीज़ों को समझते हैं। तो ये देखिए, आज जो आपका क्लास होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 होगा। देखिए, अगर डिटेल में फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस सेट को कवर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। इसके लिए आपको देखिए पेड बैच आपको चलाया जा रहा है, जिसमें कि बिहार दरोगा के लिए ऑल आपको बुक्स मिलेगा, और जितना भी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा इसका क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी आपका नोट्स है या फिर आपका क्विक बुक है जो कि एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको सारी चीज़ें जो है आपको कवर कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको विजिबल कम दिखता है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसको जो है 1 बाय 1 करके ले लिया गया है, ताकि आपको प्रॉपर तरीका से क्वेश्चन आपका दिखे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कुम्हरार स्थल संबंधित प्राचीन है। देखिए, कुम्हरार आप देखे होंगे पटना, अगर आप जाएंगे इधर से भागलपुर की ओर से तो आपको पहले कुम्हरार मिलता है, और फिर आपका जो है राजेंद्र नगर, और फिर आपको पटना मिलता है। तो यहाँ से देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए, कुम्हरार स्थल आपका किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कहलाता है। देखिए, वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है हमारा, ये आपकी होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखिए, ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष जो कहलाता है ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका कहलाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार दरोगा के अंतर्गत आपका रिपीट हुआ है, और बीएसएससी एईडीओ के अंतर्गत भी आने की प्रबल संभावनाएं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से आपका जोड़ा गया है। तो आपका यहाँ से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कि ये कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल से, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति कई तरीका से राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। पहला तो आपका जो नेशनल इमरजेंसी होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, जिसका यूज़ अभी तक 3 बार आपका किया जा चुका है। इसके बाद हमारा आता है आपका राष्ट्रीय ये आपका उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 356, जिसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाता है। और फिर हमारा आता है आर्टिकल 360, जिसे हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जिसका प्रयोग अभी तक किसी भी राज्य में या कहीं पर भी इस आर्टिकल का प्रयोग आपका नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आपका किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जिस तारामंडल के चारों कहा जा रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो आपका क्या कहलाता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे सप्तऋषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। और साथियों, अगर हम बात करेंगे कि ये जो आपका होता है, याद रखिएगा कि ये जो होता है इसकी जो किरण होता है ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर लगभग आपका 90 डिग्री का आपका एंगल बनाती है। ठीक है,
याद रखिएगा ये 90 डिग्री का आपका जो है एंगल आपका बनाती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपका यहाँ से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या जा रहे हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा राजस्थान। अब राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई, चलिए इसको छोड़ करके ही चलिए, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया गया है तो आपका गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर आपका महाराष्ट्र, यानी कि आपका पहला ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है, तो पहले आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर आपका यहाँ से महाराष्ट्र करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत के प्रारंभिक इतिहास, ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V.S. स्मिथ के द्वारा ये आपके पुस्तक लिखा गया है। V.A. स्मिथ के द्वारा भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक की प्रकाशन की बात करेंगे तो ये आपके 1904 में इस पुस्तक का आपका प्रकाशन होता है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग क्या है। देखिए बिहार में सबसे अधिक तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है, तो दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण, आपका गलत होगा। दुग्ध दिया गया है तो इसको आप ले लीजिए। अगला दिया गया है चीनी, तो ये तो कहीं पर भी इसका पता नहीं है बिहार में। अगला दिया गया है निर्माण, तो यहाँ पर भी देखिएगा तो निर्माण का भी आप नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बिहार के अंतर्गत 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने किया था। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। देखिए जो पटना लॉन था पहले, इसका नामकरण गांधी मैदान के रूप में आपका कब किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, गलत है। अगला है कि साइमन आयोग के विरोधी रैली के दौरान, ये भी गलत है। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, यह भी गलत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिया गया उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ये भी गलत होगा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिरसा को सोते हुए कहाँ पर पकड़ा गया था, ये फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे राइट आंसर का, तो 3 मार्च आपके 900 ईस्वी को पकड़ा गया था। जबकि ऑप्शन में अगर देखिएगा तो ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 3 मार्च 900 ईस्वी को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बिरसा को सोते हुए कहाँ पर पकड़ा गया था, कब आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च आपके 900 को पकड़ा गया था। एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिहार के चिरांद, कहा जा रहा है कि चिरांद नामक पुरातत्व स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा नव पाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या जा रहा है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ज्ञान दीपक नामक जो आपका पुस्तक है, इसकी रचना किस संत के द्वारा किया गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दरिया साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरिया साहेब के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या जा रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बताइएगा। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इंजन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन
मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये देखिए आपका एक तरह से करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये याद रखना होगा कि उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आपका जो है डिपार्टमेंट में आपका किया गया था 30 फरवरी 2024 को। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के पाचन के साथ मिलता है, ये कौन सा एंजाइम है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एमाइलेज है। कहा जा रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ये कौन सा एंजाइम है? तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका एमाइलेज है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लीची का खाद्य भाग क्या है? लीची का जो खाने योग्य भाग होता है इसे आपका एरिल कहा जाता है। डबल स्टार लगाइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिल। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पौधों में परादीप्ति कहा जा रहा है कि कालिता, परादीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन है? पौधों में परादीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन है, ये आपको बताना है। देखिए अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका गार्नर और आपका एलार्ड है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है ऑस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। देखिए जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हीं के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ इसके माध्यम से पौधे रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन का भी काम करता है। तो देखिए ऑप्शन अगर आपने बी हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। देखिए सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपका अगर ए आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक कहा जा रहा है कि जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब कहा जा रहा है कि 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे, ये आपको बताना है। ये तो एक तरह से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 आपका 56 होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्योंकि 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होता है तो 120 मिनट में कितना होगा? 256 बार होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किसकी संरचना से स्पष्ट होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि अगर बात करेंगे हम लोग कि जो जंतु कोशिकाएं होती है इसमें आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका विभेदन होगा आपके कोशिका भित्ति के आधार पर होगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस सेट में। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपका एक्सपार्टेम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एक्सपार्टेम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों देखेंगे। कहा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताएं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, जिसका सिंबल आपका होता है Hg और इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 80। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है और पारा का एस को दोस्तों आपका सिनेबार होता है। जबकि अधातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ से देखिए अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का सिंबल Na होता है, जिसे केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसे हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है, जिसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो CaO आपका Cl2 होता है, जिसे आपका ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न साथियों देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। ये चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, लिथियम। और अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे हल्की धातु कौन सा है, ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे हल्की आपका धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा ये भी आपका लिथियम ही होता है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ से राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फल को पकाने के लिए किस प्रकार के गैसों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसमें देखिए आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपका एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। साथियों कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया है, पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, बताइए। देखिए किसी भी चुंबक को जब गिराया जाता है ऊपर से, या तेल में डुबाया जाता है, या गर्म किया जाता है, तो ये अपने चुंबकीय गुण को खो देता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका गलत हो जाएगा, जब तेल में डुबाया जाता है तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि लोहे के टुकड़े के निकट लाया जाता है, ये भी गलत है, जब गर्म किया जाता है। तो यहाँ से देखिए बी और आपका डी दोनों करेक्ट है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आपका ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। ये चार ऑप्शन में से आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों अगर बात करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होगा, आंसर बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 100 आपका जो है 22 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। देखिए सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे, C अपॉन आपका 100, ठीक है, इक्वल टू आपका F माइनस 32 अपॉन आपका 180 होता है। तो इसको आप नोट डाउन यहाँ से कर लेंगे, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। आप जब सेल्सियस को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका फ़ारेनहाइट में आपका मान आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं कि 10-40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। देखिए फिर आपका सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला कहा जा रहा है कि संघनन क्या है। देखिए संघनन कहने का मतलब है कि जब कोई वाष्प वो क्या होता है कि ठोस के रूप में परिवर्तित होता है, तो इसे संघनन कहा जाता है। यानी वाष्प कहा जाता है कि द्रव के रूप में जब परिवर्तित होता है तो इसे आपका संघनन कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। यहाँ से आपका एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए आपका इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए सोनार का प्रयोग जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, तो आपका सही हो जाएगा हिमशैल का पता लगाने के लिए, ये भी करेक्ट है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ये भी करेक्ट है, जिसका कि प्रयोग सोनार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड जो आपका सोनार होता है SONAR, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो एक प्रकार का है सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और आपके डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जैक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस
उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे आपका हाइड्रोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का नहीं किया जाता है। एनीमोमीटर क्या मापता है? तो याद रखिएगा, एनीमोमीटर वायु की जो प्रवाह जो दर होती है उसको मापती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है? हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हरित क्रांति की सफलता देखिए कहा जा रहा है कि बीजों की उच्च पैदावार किस्म, तो देखिए पहला ऑप्शन राइट है। अगला है कि पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ये भी करेक्ट होगा। और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, तो ये सभी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की शिशु कहा जा रहा है कि मरणांक दर क्या है? बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है ये लगभग आपका कितना है? तो देखिए अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड से अधिक। सिंपल सा है, क्योंकि देखिए झारखंड से अधिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि बिहार का लगभग 58 है आपका 2007 डेटा के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करेंगे झारखंड का तो यहाँ का लगभग आपका 48 है। और संपूर्ण अगर भारत की बात करेंगे तो शिशु जो मृत्यु दर है ये लगभग आपका 55 है। तो भारत के बारे में अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो आप 55 लगाइएगा, यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इनके द्वारा ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2000 आपका 6-7 में आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है राष्ट्रीय नियोजन में कहा जा रहा है कि रोलिंग प्लान, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो ये देखिए जो आपका लागू होता है जनता के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा और रोलिंग प्लान का। अच्छा, अगर ये पूछ दिया जाता है आपको दोस्तों, याद रखना, अगर ये पूछ दिया जाता है कि ये सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1978 में सबसे पहले आपका लागू किया गया था। एग्जैक्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? तो गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का ये अंतर दर्शाने का काम करता है गरीबी का अंतर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश दिया गया है, गलत होगा। यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश, तो ये भी आपका गलत होगा। यहाँ पर देखिए बिहार होने की संभावना, चलिए बिहार ऑप्शन में आपको आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपको सत्य नहीं दिया गया है? गरीबी रेखा के बारे में इनमें से कौन सा आपको सही नहीं दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, अगला कहा जा रहा है कि भारत में स्वीकृति कहा जा रहा है कि औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। और अगला कहा जा रहा है कि इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। तो आपको ये बताना है इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर जो करता है NSSO करता है, और यही दोस्तों आपका बेरोजगारी के आंकड़े को भी तय करता है। तो पहला तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में स्वीकृति औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है, ये बिल्कुल आपका राइट है, रट लीजिएगा। अगला कहा जा रहा है कि इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्षों में लगाया जाता है। तो आप बताइए ये सही है या फिर आपका गलत है? तो देखिए इसका जो अनुमान है ये लगभग आपके 5 वर्षों में ही लगाए जाते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहे हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का
अध्यक्ष पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? किसी राज्य की विधानसभा का अगर सदस्य अपना पद को छोड़ना चाहे तो ये अपना त्याग पत्र रिजाइन किसे देगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को देंगे। ये एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपकी 40 होता है। एग्जैक्ट आंसर आपके यहाँ से बी राइट हो जाएगा। और जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल आपका 75 है हमारे बिहार के अंतर्गत, और जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल आपका 16 है। और अगर बात करेंगे लोकसभा का तो आपका 40 है, और जबकि विधानसभा की बात करेंगे तो आपका टोटल 243 आपका सीटें हैं। तो ये सीट आप यहाँ से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 के अंतर्गत आपको दिया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपको बताना है। देखिए हमारा ऑप्शन कहा जा रहा है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। अगला कहा जा रहा है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। अगला है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। अगला कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसमें आप बताइएगा हमें राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। यहाँ से अगर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहा जा रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होना चाहिए, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका का जा रहा है कि दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये आपके किसके पास है? तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये आपका विधायी शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? तो एक प्रकार का विधायी शक्ति है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहे हैं, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, यह शर्त क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए आपका राष्ट्रीय हित में हो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़िए फटाफट आगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी आप चाहे तो अपने भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को आप लगा सकते हैं, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल आपका 19A के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? देखिए मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका सही आंसर है 243। ये काफ़ी क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन का जा रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं
द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा 200। अगर हम लोग बात करेंगे 45 से लेकर के 55 तक आपका होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर 245 के बाद 55 चूंकि आपका है नहीं, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो दिया गया है हमारा कि शहरी शासन के बारे में। देखिए बताइए, ये दिया गया है फिर आपका नहीं दिया गया है, इनका वर्णन दोस्तों आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन नहीं है। अगला कहा जा रहा है कि पंचायत व्यवस्था के बारे में, ठीक है, पंचायत व्यवस्था के बारे में भी नहीं है, और ये भी इसमें भी आपका नहीं है, ये सब आपका गलत दिया गया है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल बदल के बारे में, इसका भी नहीं है क्योंकि इसका वर्णन आपके 10वीं अनुसूची में है। भाषाओं के बारे में, तो देखिए भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ से जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न का जा रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए